हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो तुम जल्दी मिल जाए तुमको। आज के इस वीडियो में हम क्रियाओं में विकार या रूपांतर के बारे में जानेंगे। क्रियाओं के विकार, विकार यानी परिवर्तन, परिवर्तन यानी अपना रूप बदल लेना, परिवर्तन कर लेना यानी बदल लेना, या रूपांतर, रूप में अंतर, रूप जोड़ अंतर यानी रूपांतर। तो क्रिया का जो रूप है, रूप कहोगे, रूप क्या होता है? क्रिया का रूप जो वो शब्द हम लिखते हैं, सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो क्रिया शब्द भी होता है। तो क्रिया शब्द का रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाए उसको आज हम लोग जानेंगे कि क्रियाओं में कैसे विकार और रूपांतर होता है। क्रिया शब्द का रूपांतर 6 कारणों से होता है। वो कौन कौन सा कारण है? पहला है वाच्य, जिसको वॉइस कहते हैं। दूसरा है काल, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। तीसरा है वृत्ति, जिसको मूड बोलते हैं। चौथा कारण है लिंग, जिसको अंग्रेजी में जेंडर बोलते हैं। पांचवा है वचन, जिसको नंबर बोलते हैं। और छठा है पुरुष, यानी पर्सन। क्रिया में जो विकार या परिवर्तन आता है उसके रूप में, वो इन 6 कारणों के कारण होता है: वाच्य, काल, वृत्ति, लिंग, वचन और पुरुष। और शब्द विचार में हम बताए थे कि शब्द को प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण रूप अपना बदल देता है उसको कहते हैं विकारी शब्द, और जो अपना रूप नहीं बदलता है वो हो गया अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन कौन सा है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये 4 शब्दों के ऊपर में लिंग, वचन और क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो अपना रूप बदल देता है। तो यहाँ भी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया में विकार या रूपांतर, क्रिया के रूप में कैसे परिवर्तन होता है, किन किन कारणों से परिवर्तन होता है उसको जानेंगे। तो ये 6 है, 6 कारणों से क्रिया के रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है, जिसमें सबसे पहला है वाच्य। तो आज हम लोग वाच्य के बारे में जानेंगे। अब ये एक दिन में तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि सब बता देंगे, वीडियो भी काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसका 6 वीडियो अलग अलग बना देंगे, 6 वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि आज है वाच्य। वाच्य के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। वाणी या कथन का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? कर्ता की वाणी या कर्ता का कथन। वाणी और कथन का अर्थ क्या से लिया जाएगा? कर्ता की वाणी या फिर कर्ता का कथन।
यानी वाक्य में तो एक कर्ता और एक क्रिया होना जरूरी है, तभी वाक्य पूर्ण समझा जाता है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो वाक्य समझ में नहीं आएगा, अपूर्ण समझा जाता है। तो यहाँ जो हम बताए कि वाच्य का अर्थ होता है वाणी या कथन, तो वाणी कर्ता की वाणी, यानी वाक्य में जो कर्ता होगा उसकी क्या वाणी है, वो क्या कहना चाहता है, उस वाक्य में कहना क्या है, उसका क्या उसका कथन है। तो इसका अर्थ हो गया वाच्य का वाणी या कथन, यानी वाणी और कथन का अर्थ लेंगे कर्ता की वाणी या कर्ता का कथन। अब है परिभाषा। परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से है या कर्म से है या फिर भाव से है। क्या बोले हम? क्रिया के जिस रूप से, एक एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, अब देखो यहाँ पे क्रिया है जाता और यहाँ है क्रिया जाती। क्रिया का रूप बदल गया, तो हम परिभाषा में क्या बोले? क्रिया के जिस रूप से, अब ये रूप है कि ये रूप है, या एक वचन में क्या होगा? एक वचन में जाता है और बहुवचन में क्या लिखेंगे? जाते हैं, है लग गया बहुवचन। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से है, वाच्य कहलाता है। जैसे इसको हम अगर विस्तार से और लिख दे, जैसे कि राम विद्यालय जाता है। परिभाषा में क्या बोले? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध या वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से है। क्रिया किस रूप में लिखा जा रहा है? कर्ता को देखकर लिखा जा रहा है कि कर्म को देखकर लिखा जा रहा है, या क्रिया को ही भाव मान लिया गया है? ये क्रिया शब्द है, क्रिया को करने वाला कौन है? राम। ये क्या हो गया? कर्ता। राम जाता है, कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। जवाब हमको मिल गया, तो ये कर्म हो गया, कर्म कारक हो गया, ये कर्ता कारक, ये कर्म कारक, और ये जाना क्या है? ये क्रिया है। तो क्रिया को हम लोग यहाँ भाव के रूप में लेंगे, भाव के रूप में। इसकी परिभाषा हो गई, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है कि कर्म से है या भाव से है, वाच्य कहलाता है। या वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह बतलाए कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। कौन सा प्रधान है कि क्रिया उसी के अनुरूप लिखा। प्रधान यानी मुख्य। अब जैसे कि इसमें ये प्रधान है तो इसको देखकर ये लिखा जा रहा है। यहाँ कर्ता रागिनी प्रधान है तो यहाँ जाति हो गया, बदल गया। तो कर्ता के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का क्रिया कर्ता से संबंध रखता है या कर्म से संबंध है या भाव से संबंध है, वाच्य कहलाता है। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। परिभाषा लिख दिए कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले
कि वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वाच्य कहलाता है। वाच्य कहलाता है। या फिर अथवा दूसरा भी एक तरीके से परिभाषा लिख दी है कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। दोनों का कहने का मतलब अर्थ वही निकल रहा है, सिर्फ कहने का तरीका, लिखने की शैली अलग हो गया। लेकिन बात एक ही है, तुमको जो आसान लगेगा डेफिनेशन, परिभाषा वो याद कर लोगे, समझ लोगे। दोनों तरह से हम लिखते हैं, जो तुमको आसान लगे उसी को समझ लेना। अब है भेद। कर्ता के वाच्य के 3 भेद हैं। भेद वाच्य के कितने भेद है? वाच्य के 3 भेद है। वाच्य के 3 भेद हैं। कौन कौन है वो? पहला है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्म वाच्य और तीसरा है भाव वाच्य। चूंकि यहाँ परिभाषा में दिया जा रहा है कि वाक्य में क्रिया कर्ता प्रधान में है, उसका संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से है, तो इसका 3 भेद हो जाएगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इन तीनों को एक एक कर विस्तार से जानेंगे। पहला है कर्तृवाच्य। तो अभी हम परिभाषा में बताए थे कि क्रिया जो है, वाक्य में क्रिया, उसका संबंध किससे है? कर्ता से है, कर्म से है या फिर भाव से है। तो यहाँ कर्तृवाच्य में क्या हो गया? क्रिया जो है, वाच्य यानी क्रिया जो है, क्रिया का रूप, उसका संबंध किससे है? कर्ता से है, इसलिए ये कर्तृवाच्य कहलाएगा। यानी वाक्य में जब क्रिया कर्ता के अनुरूप लिखा जाएगा, यानी कर्ता को प्रधान मान लिया जाएगा और उसी के अनुरूप क्रिया लिखा जाएगा वाक्य में, तब वैसे वाक्य को कहेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कहेंगे। डेफिनेशन भी लिखते हैं, साथ साथ लिख देते हैं। इसमें क्रिया जो है, कर्तृवाच्य का क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार लिखा जाता है। जैसे मान लो रघु जाता है, रघु जाता है। गोपी नाचती है। अब रघु जो है ये कर्तृवाच्य है, इसमें क्या है? कर्ता जो है ये क्रिया है और क्रिया को करने वाला ये कर्ता हो गया। तो ये कर्ता प्रधान है, यानी यहाँ पे ये कर्ता जो है इसको प्रधान मान लिया गया, मुख्य, और इसी के अनुसार ये क्रिया लिखा गया है। ये कर्ता चूंकि पुल्लिंग में है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग में है। यहाँ देखो नाचती है, क्रिया है, करने वाला गोपी है, करने वाली गोपी नाच रही है, ये कर्ता है। कर्ता स्त्रीलिंग में है, इसलिए क्रिया भी यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। यानी कर्ता को प्रधान मान लिया गया, मुख्य, और इसी के अनुसार क्रिया को लिखा गया। तो कर्तृवाच्य में क्या हो गया? वाच्य यानी क्रिया का रूप। तो क्रिया को अगर हम कर्ता को देख कर लिखें कि कर्ता पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है या बहुवचन में है, उसी के अनुसार अगर हम क्रिया को लिखते हैं तो ऐसे वाक्य को कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो कर्ता के लिंग, वचन, कारक और पुरुष को कारक नहीं होगा यहाँ,
लिंग वचन और पुरुष को पुरुष के अनुसार लिखा जाता है। इसमें जो क्रिया है वो सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी, दोनों प्रकार का होगा। इसमें दोनों प्रकार का क्रिया पाया जाता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म हो, स यानी साथ, अकर्म यानी कर्म कारक। तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे, और अ का अर्थ होता है नहीं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसको, कर्म नहीं होगा उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ कर्म है तो सकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार का क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया भी और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जैसे लिखा कि राम पत्र लिखता है, लिखना क्रिया हो गया। क्रिया को करने वाला कौन है? राम, ये कर्ता हो गया। और क्रिया से जब सवाल करेंगे और जवाब मिल जाएगा, इसका मतलब कि उसमें कर्म है। तो लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो ये कर्म कारक हो गया। कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक, और ये क्रिया हो गया। तो देखते हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकता है, क्रिया के साथ कर्म लगा है तो ये क्रिया कैसा हो गया? सकर्मक क्रिया। और मान लो इसमें लिखते कि गरिमा हंसती है। देखो इसमें राम पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग हो गया। कर्तृवाच्य में बोले थे कर्ता को देखकर लिखा जाएगा, यहाँ क्रिया कर्ता को देखकर लिखा जा रहा है। यहाँ गरिमा स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गया। ये क्रिया है, क्रिया को करने वाली कौन है? गरिमा है। अब कह रहे हैं गरिमा हंसती है, गरिमा को देखकर ही क्रिया लिखा जा रहा है। गरिमा स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ कर्ता पुल्लिंग था इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो गया, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। यानी इसमें कर्ता प्रधान है, कर्ता को देखकर ही क्रिया लिखा जा रहा है। इस कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी हो सकता है और अकर्मक क्रिया भी। जिस क्रिया के साथ कर्म हो वो सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, हंसती है। अब इसमें तो नहीं हो सकता है कि क्या हंसती है, हंसना कोई में सवाल नहीं हो सकता कि क्या हंसती है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। तो हम देखते हैं, और क्रिया जो है वो कर्ता को देखकर लिखा गया है, और ये कैसा क्रिया? अकर्मक क्रिया। तो कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लिखा जाता है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया लिखा जाता है। क्रिया सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। इसको अब हम लिख देते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। कर्तृवाच्य का परिभाषा हो गया, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया को लिखा जाएगा। अगर कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगा, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगा, और अगर कर्ता पुरुष में है तो लिंग भी पुरुष में होगा। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे कृष्ण लिखता है, यहाँ कृष्ण पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो गया। राशि लिखती है, यहाँ राशि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गया। वहाँ पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग हो गया, यानी कि अपना रूप बदल देगा। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक भी, दोनों प्रकार का। ये जो क्रिया है ये सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी। दोनों का एग्जाम्पल दे दिए हैं। सकर्मक का तेजस्वी पत्र लिखता है, ये क्रिया है,
क्रिया से संबंधित सवाल करेंगे, क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, यानी कि इस क्रिया के साथ कर्म है, तो ये क्रिया सकर्मक हो गया। तेजस्वी पत्र लिखता है, गरिमा पुस्तक पढ़ती है। अकर्मक क्रिया में क्या होगा, इसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा, अ का अर्थ नहीं होता है, यानी वैसा क्रिया जिसके के साथ कर्म नहीं हो। एग्जाम्पल है जैसे अतुल सोता है, सोता है, क्या सोता है, कुछ जवाब नहीं मिल सकता है, तो यहाँ क्रिया जो है ये अकर्मक है, अतुल सोता है, लेकिन क्रिया ये कर्ता के अनुसार लिखा गया, कर्ता पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो गया, लेकिन ये क्रिया अकर्मक है। श्यामा हंसती है, श्यामा के अनुसार ये क्रिया लिखा गया, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, लेकिन क्या हंसती है, कुछ जवाब नहीं मिलेगा, तो ये क्रिया अकर्मक हो गया। कहने का अर्थ है कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो सकर्मक भी होगा, सकर्मक भी होगा और अकर्मक भी हो सकता है। अंडरलाइन कर दिए ताकि ध्यान चला जाए। जैसे सकर्मक और अकर्मक दोनों का एग्जाम्पल दे दिए। ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य के बारे में जानेंगे। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या हो गया, वाच्य क्रिया का रूप बदलने वाला है, ये क्रिया का रूप बदलेगा, तो ये जो क्रिया लिखाएगा इसमें ये कर्म के अनुसार लिखाएगा क्रिया। यहाँ इसके पहले वाले में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लिखा रहा था, यहाँ जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लिखाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया कर्मवाच्य। और अब ध्यान दो बच्चों, स्टूडेंट्स, कि अगर क्रिया के साथ यहाँ कर्म है, कर्मवाच्य है तो कर्म तो होना जरूरी है अब क्रिया के साथ, तो यहाँ कैसा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं होगा। कर्मवाच्य में क्रिया के साथ कर्म है इसलिए इसकी क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया ही होगा, अकर्मक क्रिया यहाँ नहीं होगा। जिस वाक्य में क्रिया कर्म को देखकर लिखा जाए, यानी कि वाक्य में कर्म प्रधान है, यानी कर्म प्रधान है, यानी वही प्रधान है, उसी को देख करके ही क्रिया को लिखेंगे। तो किसी भी तरह से बोलो कि वाक्य में अगर कर्म प्रधान है तो उसे कर्मवाच्य कहेंगे, या फिर अगर वाक्य में क्रिया कर्म को देखकर लिखा जाता है तो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। किसी भी तरह से लिखो या बताओ, कहने का अर्थ वही है कि क्रिया जो लिखाएगा वो कर्म के अनुसार लिखाएगा, और जब क्रिया के साथ कर्म है, कर्म को देखकर लिखना है, क्रिया के साथ कर्म है, तो इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया नहीं होगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता नहीं है, और जब कर्म नहीं होगा तो फिर क्रिया कैसे लिखाएगा इसमें, क्योंकि ये तो कर्म प्रधान है, कर्म को ही देखकर यहाँ क्रिया लिखना है। परिभाषा लिख देते हैं। दूसरा कर्मवाच्य, परिभाषा क्या हो गया इसका, जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, यानी वाक्य में कर्म मुख्य हो और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होगा, यानी कर्म को देखकर लिखा जाएगा। कर्म कारक जो होगा, कर्म कारक अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगा, अगर कर्म कारक क्रिया अगर कर्म कारक अगर स्त्रीलिंग में होगा तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगा, कर्म कारक अगर एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगा, कर्म कारक अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगा, कर्म कारक का अगर पुरुषवाचक के जो भी उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष में होगा तो क्रिया भी उसी के अनुसार पुरुष में लिखाएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अलग पुरुष, इसलिए यहाँ पुरुष भी लिखा रहा है। तो कर्म के अनुसार लिखाएगा, यानी क्रिया जो है वो लिंग, वचन और पुरुष किसका देखा जाएगा, कर्म का। क्रिया लिखते समय कर्म का देखेंगे कि ये इसका लिंग क्या है, इसका वचन क्या है और पुरुष क्या है, उसी के अनुसार क्रिया लिखाएगा, इसलिए ये कर्म प्रधान हो गया। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगा, हमेशा सकर्मक होगा, क्योंकि क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है तो सकर्मक होगा, अकर्मक नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, नरेंद्र से पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है ये क्रिया शब्द है, पत्र क्या लिखा,
पत्र लिखा, तो पत्र क्या हो गया, कर्म कारक है, वहां बगल में लिख दिए कि समझ में आ जाएगा। पत्र जो है वो कर्म कारक है। पत्र जो कर्म कारक है ये पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग हो गया। अब यहाँ नरेंद्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखो यहाँ पढ़ी जाती है, क्रिया है, क्या पढ़ा जा रहा है, पुस्तक, तो ये कर्म कारक हो गया, पुस्तक कर्म कारक में है। कर्म कारक को ही देख के क्रिया लिखा जा रहा है। यहाँ कर्ता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कर्ता जो भी हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, यहाँ कर्म को देखकर क्रिया लिखा जाएगा। यहाँ पुस्तक जो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए पढ़ी जाती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग शब्द लिखा गया है, जबकि कर्ता यहाँ पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, ये नरेंद्र पुल्लिंग है, लेकिन फिर भी क्रिया यहाँ स्त्रीलिंग लिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिया कर्म को देखकर लिखा जा रहा है और कर्म यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ क्रिया कर्म को देखकर लिखा जा रहा है, कर्म पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो गया। यहाँ जो है ये गौण है, इसको नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग में है, या एक वचन में है या बहुवचन में है। यहाँ प्रधान है कर्म, कर्म कारक प्रधान है, इसी को देखकर क्रिया लिखा जा रहा है, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया जो है कर्म को देखकर लिखा जाएगा, और जब क्रिया के साथ कर्म है तो यहाँ हमेशा क्रिया सकर्मक ही होगा, अकर्मक नहीं होगा। कर्ता कारक में सकर्मक होगा और अकर्मक दोनों क्रिया होगा, लेकिन कर्म कारक में याद रहेगा कि कर्म है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक ही इसमें होगा। तीसरा है भाववाच्य, यानी इसमें क्रिया जो है वो किसको देखकर लिखा जाएगा, भाव को, भाव को देखा जाएगा। तो भाव किसका, शुरू में एग्जाम्पल हम दिए थे कि जैसे रघु जाता है तो क्रिया को कर्ता देखकर लिखेंगे कि कर्म को देखकर लिखेंगे, और क्रिया को ही भाव बताए थे, तो यही भाववाच्य हो गया। भाव क्या है, भाववाचक संज्ञा मालूम है कि इसको हम छू स्पर्श नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, तो अनुभव करना भाव। तो भाववाचक में वाक्य में क्या प्रधान होगा, क्रिया का भाव प्रधान होगा। जिस वाक्य में क्रिया का भाव प्रधान हो, कर्ता या कर्म नहीं, यानी जिस वाक्य में कर्ता और कर्म प्रधान न हो करके क्रिया का भाव प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहेंगे। क्योंकि ये भाव प्रधान है तो भाव किसका होगा, क्रिया का भाव प्रधान होगा। इसमें न कर्ता प्रधान होगा न कर्म प्रधान होगा, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होगा। इसमें क्रिया अकर्मक होता है। अब याद रखना, पहला नंबर वाला जो कर्ता है उसमें दोनों प्रकार का क्रिया होगा, सकर्मक और अकर्मक दोनों। कर्मवाचक में कर्म है इसलिए ये सकर्मक होगा, और भाववाचक में अकर्मक क्रिया होगा, इसमें क्रिया कर्म कारक नहीं होगा। तो यानी दो, एक और एक, शुरू में दोनों होगा, फिर एक होगा, इसमें भी एक होगा, उसमें सकर्मक और इसमें अकर्मक क्रिया होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल, परिभाषा लिख देते हैं और एग्जाम्पल बता देते हैं। इसमें जो है वो क्या कहते हैं, विवशता या असमर्थता। विवशता यानी विवश है कुछ काम करने के लिए, या फिर उसमें असमर्थ है, तो उसके लिए हम लोग इसमें नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं। ये प्रायः अधिकांशतः इस प्रकार का जो वाक्य होता है, भाववाच्य जो वाक्य होता है, वो निषेधार्थक होता है। निषेध यानी नहीं, क्या बना, निषेध प्लस अर्थ, अर्थक यानी अर्थ देने वाला। निषेध का अर्थ का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी नहीं के सेंस में। इसका भाववाचक जो होता है वो प्रायः निषेधार्थक होता है, यानी नहीं के अर्थ में लिया जाता है। तो जब वाक्य में विवशता या असमर्थता प्रकट करते हैं तब हम लोग नहीं शब्द का प्रयोग उसमें करते हैं। इसका परिभाषा और एग्जाम्पल लिख देते हैं। हमेशा याद रखना कि इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया होगा, इसमें अकर्मक क्रिया होगा।
भाववाच्य की परिभाषा हो गया कि जिस वाक्य में क्रिया का भाव प्रधान हो। क्या है? क्रिया का भाव प्रधान हो। इसमें क्या होगा? क्रिया प्रधान, क्रिया का भाव जो है उसको प्रधान मानेंगे, उसको देखकर क्रिया लिखेंगे। कर्ता या कर्म नहीं, ये प्रधान नहीं होगा। कर्ता और न कर्म दोनों प्रधान नहीं होगा। क्या प्रधान होगा? क्रिया का भाव प्रधान होगा। इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक होगा, सकर्मक नहीं होगा। क्रिया हमेशा अकर्मक होगा। इसमें क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। क्रिया हमेशा एकदम फिक्स है, इसका रूप नहीं बदलेगा। ये हमेशा पुल्लिंग में रहेगा, एक वचन में रहेगा और अन्य पुरुष में रहेगा। इसका अधिक प्रयोग निषेधार्थक वाक्यों में होता है। चूंकि क्रिया अकर्मक होती है इसलिए क्रिया के भाव को क्रिया के भाव को कर्ता बना लिया जाता है और प्रधान कर्ता के आगे से लगा दिया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिए, लड़का तैरता है। अब क्या है? ये तैरना क्रिया है, तैरना क्रिया है, इसका भाव करना, भाव इसका देखना है। क्रिया का भाव क्या है? तैरने के लिए तैरा। कह रहा है कि जो प्रधान इसका जो भाव है इसको मान लेंगे हम कर्ता, और जो मेन करता है उसके आगे ने लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? से लगा देंगे तो लड़का से तैरा जाता है। लड़का से लगा देंगे, तैरा जाता है। लड़के से तैरा जाता है, चला नहीं जाता। निषेध यानी नहीं के अर्थ में जब करेंगे तो जैसे उससे चला नहीं जाता है ना, उससे बैठा नहीं जाता। जब व्यवस्था या समर्थता प्रकट करना होगा तो नहीं लगा देंगे, और अगर नहीं है, असमर्थता या व्यवस्था नहीं है तो जो वाक्य वो ऐसे करेंगे। उसमें क्या करेंगे? जो क्रिया होगा उसका भाव ले लेंगे और उसी को प्रधान मान लेंगे, क्रिया मान लेंगे, और प्रधान कर्ता के आगे से लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल दिए, लड़का तैरता है, लड़के से तैरा जाता है या लड़का से तैरा जाता है। अगर एक वचन में है तो लड़का से तैरा जाता है, अगर लड़के होगा बहुवचन तो लड़के से तैरा जाता है। तो इस प्रकार से भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्रिया को ही भाव को प्रधान मान लिया जाता है और उसी के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष लिखा जाता है। इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक होता है। व्यवस्था या असमर्थता प्रकट करने के लिए इसमें नहीं शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, और निषेधार्थक होता है। और इसका जो क्रिया का जो लिखाएगा लिंग, वचन, वो लिंग, वचन और पुरुष अन्य पुरुष में रहेगा। इसका एकदम फिक्स है, चाहे वो निषेधार्थक व्यवस्था में हो या निषेधार्थक में हो, लेकिन हमेशा ये पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में ही क्रिया लिखाएगा। ये हो गया हमारा भाववाच्य। तीनों हम लोग पढ़ लिए। वाच्य के तीन भेद थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों वाच्य पढ़ लिए। अब परिवर्तन करना जानेंगे कि कर्तावाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में कैसे उस वाक्य को परिवर्तन करेंगे, या फिर कर्मवाच्य को कर्तावाच्य और भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, या फिर भाववाच्य को कर्तावाच्य और कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है। तो इन तीनों का हम कुछ थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं। बाकी नहीं तो इसका एक वीडियो ही बना देंगे जिसमें काफी वाक्य रहेगा परिवर्तित किया हुआ। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब उसको बदलेंगे तो उसको कर्मवाच्य में बदलने का 4 नियम है। पहला है, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसको हटाकर से द्वारा या के द्वारा जो करण कारक का विभक्ति है वो लगा देंगे। पहला नियम क्या है? अगर कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ अगर विभक्ति कोई लगा हुआ है तो उसको हटा देंगे और उसका जगह पर से द्वारा या के द्वारा
जैसा वाक्य होगा ये लगा देंगे वाक्य के अनुसार। दूसरा है कर्तरीवाच्य के क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या किया जाएगा? ये जो है भविष्य काल, इसको सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। कर्तरीवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस परिवर्तित क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे और उस क्रिया के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जोड़ दिया जाता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया पर उसका मतलब कि जो भी कर्तरीवाच्य में क्रिया होगा उसको सामान्य भूतकाल में पहले बदल देंगे और फिर उसके साथ जो जाना क्रिया है वो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल देंगे। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, क्योंकि ये कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म देकर ही क्रिया दिखाएगा। तीसरा, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देंगे। कर्म कारक के साथ अगर इसमें विभक्ति लगा हुआ रहेगा तो उसको हम कर्मवाच्य करते वक्त हटा देंगे। चौथा है आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्तरीवाच्य में नहीं शब्द है तभी वहां भी नहीं लगेगा, अन्यथा नहीं शब्द नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है तुम फूल तोड़ोगे, खुद का ये भविष्य काल में है, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। दूसरा है अशोक पुस्तक पढ़ता है। इसमें क्या होगा? अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब पुस्तक देखो ये कर्मवाच्य है, कर्म देखकर क्रिया लिखना है। फूल यहाँ पुल्लिंग था इसलिए तोड़ा जाएगा, पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार से कर्तरीवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है। अब हम देखेंगे कर्तरीवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलते, इसका क्या नियम है। अब यहाँ कर्तरीवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम। क्या नियम है? 2 नियम है। कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगा देंगे। कर्तरीवाच्य का जो कर्ता है यहाँ लड़की और यहाँ हम है, उसके आगे के द्वारा या से वाक्य के अनुसार लगा देंगे। खा है मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में, मुख्य क्रिया कौन हो गया? इसमें से मुख्य क्रिया सोना है, इसमें कौन सा मुख्य क्रिया है? चलना है। इसको क्या करेंगे? भूतकाल क्रिया के एक वचन में। याद रखना हमेशा भाववाचक का क्रिया एक वचन में लिखाता है, तो इसकी क्रिया को जो मुख्य क्रिया है उसको भूतकाल के एक वचन में बदलकर और उसके साथ जाना, जाना का जो मूल धातु है, धातु रूप, उसके एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष का वही काल लगा देंगे, वही काल लगा देंगे। जैसे ये पास्ट है, ये मतलब भूतकाल है और ये चल सकना है, तो यहाँ सकता और यहाँ था, भूतकाल ही कर देंगे। जो फिर कर्तरीवाच्य का क्रिया वही भाववाच्य में क्रिया को कर देंगे। जैसे लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था, भूतकाल में कर दिया गया। इसको जो मुख्य क्रिया था उसको भूतकाल एक वचन में कर दिया गया, सोया जा रहा था। अब हम नहीं चल सकते। अब देखो जब वाक्य में यहाँ नहीं था तो नहीं लगा, वाक्य में यहाँ नहीं है तो उसको भी वहाँ नहीं लगाएंगे। अब हम नहीं चल सकते, अब हमसे, कर्ता में से लग गया, अब हमसे चला नहीं जा सकता। चला भूतकाल हो गया, चला नहीं जा सकता, उसके आगे जो क्रिया रहेगा वो क्रिया वही लग जाएगा। तो इस प्रकार से कर्तरीवाच्य से हम लोग भाववाच्य और कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना जान गए। कर्मवाच्य को कर्तरीवाच्य बनाने का नियम देखो। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगा और भाववाचक में क्रिया अकर्मक होगा। तो कर्मवाच्य को हम भाववाच्य में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसमें क्रिया सकर्मक नहीं है, कर्मक ही क्रिया रहता है। इसलिए कर्मवाच्य को हम सिर्फ कर्तरीवाच्य में ही बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्तरीवाच्य में क्रिया सकर्मक भी है और अकर्मक भी है। इसलिए कर्मवाच्य को कर्तरीवाच्य में और भाववाच्य को भी कर्तरीवाच्य में बदल सकते हैं। कर्मवाच्य को न भाववाच्य में बदल सकते हैं और न भाववाच्य को हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। तो यहाँ है कर्मवाच्य को कर्तरीवाच्य में बनाने का नियम। पहला है
भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखा जाता है। अगर भूतकाल में क्रिया है तो वैसी स्थिति में कर्मवाच्य में कर्म रहेगा, तो भूतकाल का सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म जो है वो लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया को रखेंगे। दूसरा है कर्ता विभक्ति ने आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है। अगर आवश्यकता है, जरूरत है, तभी कर्ता का ने विभक्ति लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ग है यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान और भविष्य की है। अगर क्रिया वर्तमान में या भविष्य में, यहाँ भूतकाल का दिया हुआ था, भूतकाल का सकर्मक क्रिया, यहाँ वर्तमान और भविष्य का क्रिया अगर सकर्मक है तो कर्ता अनुसार क्रिया का रूप लिखा जाएगा। कर्ता जैसा रहेगा उसके अनुसार उसका क्रिया लिखाएगा। कर्मवाच्य में देखो, बच्चे से कहानी सुनाई जाएगी, बच्चा कहानी सुनाएगा। रोहन से मूर्ति बनाई जाती है, रोहन मूर्ति बनाता है। ये हो गया हमारा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। अब एक और बच रहा है भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के नियम। भाववाचक को कर्तृवाच्य बनाने का नियम, क्या नियम है इसमें कि भाववाचक में क्या है, ये अकर्मक क्रिया होगा, और कर्तृवाच्य में ही ऐसा कर्तृवाच्य है जिसमें कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होता है। कर्मवाच्य में इसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगा और भाववाचक का क्रिया अकर्मक होता है। तो भाववाचक का जैसे हो गया, रोहन से हंसा जाता है। हंसना क्या कर्मक क्रिया है, रोहन से हंसा जाता है। कर्तृवाच्य में क्या करेंगे, क्रिया को कर्ता के अनुसार लिख देंगे, रोहन हंसता है। पवन से चला नहीं जाता, पवन नहीं चलता। आशीष से नहाया गया, आशीष नहाया। बच्चे से खूब रोया गया, बच्चा खूब रोया। कर्तृवाच्य में क्या करना है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया को लिख देना है। और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होता है और इसमें विवशता और असमर्थता भी प्रकट किया जाता है। नहीं मना करने के लिए हम लोग नहीं भी आवश्यकता अनुसार इसको प्रयोग में ले आते हैं। ये हो गया हमारा वाच्य। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये आज तीनों जान गए, तीनों का परिवर्तन जान गए। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन और भाववाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन। अब है क्रिया का प्रयोग। क्रिया का प्रयोग जो है, क्रिया जो है वो पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार वाक्य में कर्ता के अनुसार करते हैं, कभी कर्म के अनुसार देखकर लिखते हैं और कभी इन दोनों को छोड़कर क्रिया का रूप लिखाता है। कहने का मतलब कि क्रिया जो है, क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष, कहीं तो हम किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार लिखते हैं, किसी वाक्य में कर्म के अनुसार लिखते हैं और किसी में इन दोनों को छोड़कर लिखते हैं, क्योंकि भाववाचक में अकर्मक क्रिया होता है। इसलिए इन दोनों को ना ही तो कर्ता को और ना ही कर्म को देखकर लिखते हैं, क्रिया के भाव को देखकर लिखते हैं। क्रिया के प्रयोग, क्रिया का प्रयोग तीन तरह से होता है। पहला है कर्तरी प्रयोग, तीन तरह से होता है, इसलिए तीन प्रकार का हो गया, कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में क्या होगा कि वाक्य का जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लिखा जाएगा। कर्ता अगर एक वचन में है तो एक वचन में क्रिया होगा, अगर बहुवचन में है तो बहुवचन में होगा, स्त्रीलिंग में है तो क्रिया स्त्रीलिंग, अगर कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग, और अगर पुरुषवाचक में है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो उन्हीं उसी के अनुसार क्रिया भी पुरुष के अनुसार लिखाएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। उसी को यहाँ लिख दिया है कि जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है, क्रिया के उस प्रयोग को कर्तरी प्रयोग कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता विभक्ति रहित होता है, जो कि रचना कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसमें भी बताएं कि वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता जो है उसमें कर्ता का ने चिन्ह नहीं लगता है, भूतकाल में ही कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग होता है। उसमें भी भूतकाल में से 6 में से एक को छोड़कर अपूर्ण भूतकाल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है।
जैसे दिए हुए रामदत्त पत्र लिखता है। ख है कर्मणि प्रयोग, इसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होगा। कर्मणि है यानी कर्म के अनुसार रहेगा, इसका क्रिया हमेशा सकर्मक होगा। इसमें कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, जैसे देव ने पुस्तक पढ़ी, चंद्रकांता ने फूल तोड़ा, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता। ग है भावे प्रयोग, इसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता या कर्म पर आश्रित नहीं होता है, यानी ना ही तो ये कर्ता के अनुसार इसमें क्रिया लिखाएगा, न ही कर्म के अनुसार लिखाएगा। अपितु क्रिया सदा पुल्लिंग में, एक वचन में और अन्य पुरुष में होता है। जैसे राम से हंसा नहीं गया, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो आज ये कंप्लीट हो गया वाक्य हमारा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाच हो गया, कल टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।